नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं एक बार फिर संसद के जो लोकसभा स्पीकर जिनको कहा जाता है उस पर बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर के भारी परेशानी में है और वो ऐसे फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि कहीं इस मुद्दे पर सरकार न गिर जाए। अभी जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें सबसे बड़ी बात टीडीपी रोड़ा बन गई है। टीडीपी ने एक बैठक बुलाई है एनडीए की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को नहीं बुलाया है। बाकी जो सारे घटक दल हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, उन सभी को बुला करके आम सहमति बनाने की बात की जा रही है। आपको मालूम है कि 2 दिन पहले से नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह को स्पीकर का चुनाव करने के लिए एक जिम्मेदारी दी थी। तो इसी बात पर राजनाथ सिंह ने सारे दलों की बैठक बुलाई और उसमें यह तय करने की कोशिश की कि कौन अगला स्पीकर हो लोकसभा का। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि टीडीपी इस बैठक में उपस्थित नहीं हुई थी और यही वजह है कि टीडीपी जब इस तरह की बैठकों में नहीं आ रही है तो फिर वो एक अव्यवस्था फैलने वाली बात ना हो जाए और कहीं गेम खराब ना हो जाए। ये सारी बातें चल ही रही थी कि महाराष्ट्र से एक नई खबर आई और वो खबर बहुत ही भारतीय जनता पार्टी को झटका देने वाली है। वो मैं आपको इस वीडियो में चर्चा करूंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो करें, लाइक भी करना ना भूलें। वीडियो काफ़ी अच्छा है और थोड़ा सा लंबा भी है, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। राजनाथ सिंह की बैठक में जो निवास पर उनके पर हुई थी, उस पर टीडीपी के शामिल नहीं होने के बाद से भारतीय राजनीति में एकदम से उबाल आ गया है। भारतीय राजनीति का मतलब मैं आपको इंडिया गठबंधन से जोड़ने की बात कर रहा हूँ। इंडिया गठबंधन में जो शिवसेना है, शिवसेना के जो संजय राउत हैं, उन्होंने बाकायदे एक बयान दिया, खुले तौर पर बयान दिया और कहा कि टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू यदि अपना स्पीकर खड़ा कर दें, अपना स्पीकर का नाम बता दें कि हम स्पीकर इसको चाहते हैं, तो इंडिया गठबंधन इस मामले में सर्वसम्मति बनाने की कोशिश करेगा। ये कितनी बड़ी बात है। यदि ऐसा हुआ तो फिर जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसका चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि जो छोटे छोटे दल हैं, ओम बिरला के अलावा भारतीय जनता पार्टी के और किसी भी सांसद का लोकसभा अध्यक्ष बन जाने के बाद से यदि कुछ होता है तो वो यह होगा कि जो छोटे छोटे दल हैं संसद में, उनकी सदस्यता, उनकी पार्टी बरकरार बनी रहेगी। अन्यथा आपने 10 सालों में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह के काम किए हैं। पार्टियों को तोड़ना उसका सगल रहा है। जिस लोक जनशक्ति पार्टी की उन्होंने झींचा लेदर की थी, रामविलास पासवान के लड़के को अकेला छोड़ करके उनके भाई को आगे करके पार्टी तोड़ डाली और उसको लोकसभा में अलग से दर्जा दे दिया गया है। यह सारे काम ओम बिरला ने किए हैं। और भी कई पार्टियां हैं, आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र में स्पीकर कौन है, भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर है। उसमें क्या क्या खेल किए हैं ये किसी से छुपा नहीं है। अभी तक भी वो निर्णय नहीं दे पाया है कि कौन सी पार्टी ने नियमों का उल्लंघन किया तो उसकी सदस्यता खत्म हो। नहीं किया, कुछ नहीं किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, उसके बावजूद भी आज तक विधानसभा स्पीकर इतना ढीठ है कि उसने अभी तक निर्णय नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें ये भारतीय जनता पार्टी के खून में हैं। आपको मैं बता दूं, भले ही जो छोटे छोटे दल एनडीए में शामिल हैं वो मोदी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात बता दूं, मोदी जिस दिन चाहेंगे
और होगा उनका स्पीकर संसद में इस बार, तो ये पार्टियां ऐसे रोएंगी जैसे खून के आंसू, क्योंकि इनका इतिहास ऐसा रहा है, पार्टी तोड़ने का इतिहास रहा है। मध्य प्रदेश देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, और कहाँ की बातें करूँ मैं। बिहार में एक ही टेन्योर में 3-3 बार चीफ मिनिस्टर पद का पदभार ग्रहण कर लेना नीतीश का, ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, ये समझ से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता समझते हैं कि ये जो 240 का आंकड़ा है, ये 272 बनाने में चुटकियाँ लगेंगी, चुटकियाँ, यदि स्पीकर हमारा हो गया तो इस वजह से टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना शिंदे गुट और एक और है कोई सज्जन जिनका एक ही सांसद है, शरद पवार के भतीजे, उनकी पार्टी चुटकियों में टूट जाएगी। दूसरा जयंत चौधरी है, जयंत चौधरी के दोनों सांसद पार्टी छोड़ करके सीधे 2 मिनट में सदस्यता मिल जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे ही रामविलास पासवान का लड़का है, वो बड़ा है तो अपने आप को समझता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो पिछले टेन्योर में तुम्हारी पार्टी तोड़ करके चाचा को आगे कर दिया था, लेकिन वो फिर भी हनुमान बना हुआ है। तो इसका तो किसी के पास फिर कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग आपने देखा होगा फेसबुक पर, ट्विटर पर अंधभक्त बन जाते हैं। वो कहते हैं 2000 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो गया तब भी मोदी को लाएंगे, टमाटर चाहे 1000 रुपये किलो बिक जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी हम मोदी को लाएंगे। तो ऐसे अंधभक्तों का क्या लेना देना। उन्हीं अंधभक्तों में ये चिराग पासवान भी शामिल है, उसको मालूम नहीं है कि आगे क्या क्या खेला होने वाला है। हमने इस देश की राजनीति को बहुत अच्छे से करीब से देखा है, और आज से नहीं, लगभग 38 वर्ष हो गए मुझे ये खेल देखते हुए। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे नेता जो अभी उनकी नई खेल है, नई पौध है, वो निकल कर के सामने आए, उन्हें पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ इन सब का इतिहास क्या है। सरकार गिराने में ये बहुत माहिर है। जनता दल की सरकार इन्हीं के चक्कर में गिराई गई थी, तब वीपी सिंह केवल शायद 11 महीने तक रहे थे, और उसके बाद फिर चंद्रशेखर की सरकार बनी, जो कांग्रेस ने समर्थन दिया था। लेकिन उसमें भी एक भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत ही तेज़ तर्रार और वकील सांसद है, उसने चाय के प्याले पर एक तूफान खड़ा कर दिया और कह दिया कि चंद्रशेखर तो आप राजीव गांधी की जासूसी करा रहे हैं, और वो सरकार भी फिर गिर गई। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें इस पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं कि ये किसी को बख्शती नहीं है। ये जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको पहले खाती है, उसके बाद सामने किसी को खाने की कोशिश करती है। तो जिसका इतिहास हो वो क्या अपने इतिहास को भूल करके कोई काम कर सकता है? नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में 272 का आंकड़ा पार करेगी यदि उसका स्पीकर बन गया तो। और यही डर जो एनडीए के छोटे छोटे दल हैं उन्हें डर सता रहा है, और उन्होंने इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके एक अपना नया गुट बना करके आज मीटिंग बुलाई है। और उस मीटिंग में आगे वो क्या करेंगे, शायद वो ये प्रस्ताव रखेंगे कि हमारा जो बीजेपी के अलावा जो पार्टियां हैं उनका कोई व्यक्ति लोकसभा स्पीकर होना चाहिए। उसके बाद उसी पर बीजेपी भी सहमत हो और इंडिया गठबंधन के भी लोग सहमत हो। तो इस तरह की एक व्यवस्था हुई तो शायद ये पार्टियां बच जाएंगी, और ये सरकार की लगाम फिर इन छोटी छोटी पार्टियों के हक में होगी। और वो मैं समझता हूँ कि जनता ने उनको भी चुन कर के भेजा है, तो वो जो जनता का जो फैसला है उस पर न्याय करते हुए संसद में अपनी बात भी कहेंगे, विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि उन्हें टूटने का डर नहीं होगा, भय नहीं होगा। अभी तो डर दिखाते हैं। हालांकि राहुल गांधी रोज़ाना हवा निकाल रहे हैं कि मोदी का जो 56 इंच था वो 33 इंची रह गया है, और वो कह रहे हैं डर पूरा निकल चुका है। बहुत सारी कई एक उनकी प्लान जो वीडियो हैं वो आ रहे हैं हमारे सामने। तो वो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी अब की बार मोदी को बख्शने वाले नहीं हैं, क्योंकि नीट के पेपर में भी कौन आदमी निकला है ये तो
वहाँ की संस्था है गुजरात की, वो कोई काम कर रही है और उसके गोदाम से पेपर लीक हुए और अपना सिर बचाने के लिए वो उधर बिहार में तेजस्वी यादव का नाम उछाल दिया गया है। तेजस्वी ने खुलेआम कह दिया कि कोई भी जांच करा ले, मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है। ये सारी चीज़ें जब सामने आ रही हैं तो फिर मैं समझता हूँ मोदी अब की बार शायद ही बच पाए, क्योंकि मोदी के खिलाफ जो वाराणसी में हुआ है, वो गए तो थे वाराणसी में अपना स्वागत कराने और जनता को धन्यवाद देने, लेकिन जनता ने वहाँ पर जो फूल बरसाए जा रहे थे, जो मतलब क्या कहना चाहिए, वो फूल नकली फूल थे। नकली फूल से मेरा मतलब है कि पार्टी के खरीदे हुए फूल थे, कोई अपने घर से नहीं लाया था। उन फूलों के साथ में एक चप्पल भी फेंक दी और ये चप्पल का कांड आज तक गूंज रहा है सोशल मीडिया पर। वो चप्पल कहाँ से आई इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। बताइए, हम इस बात से भी चिंतित हैं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर चप्पल फेंकी गई है, ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और ऐसा बनारस की जनता को करना नहीं चाहिए। यदि ये सच्चाई है तो हम इसके टोटल खिलाफ हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की गरिमा का सवाल है। नरेंद्र मोदी की गरिमा का सवाल नहीं है, ये देश के पीएम की गरिमा का सवाल है कि इस तरह से जिस गाड़ी में वो बैठे हुए हैं उस गाड़ी पर चप्पल दिखाई दी है। एनएसजी के जो गार्ड हैं उनको, और उन्होंने बाकायदे उठा करके उसको फेंका है। चप्पल नुमा चीज़ है, क्या है? यह चप्पल नहीं है तो वो कोई और घातक वस्तु है तो भी वो बहुत ख़राब है, क्योंकि वो मोदी की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, मतलब मोदी में इस पीएम की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। तो ये सारी बातें हम आपको बार बार बता रहे हैं और आप हमारी इस जो वीडियो है उसमें हम पूरा खुलासा कर रहे हैं सब चीज़ों का। अब एक बात जो मैं सवेरे भी मैंने एक वीडियो बनाया था अरविंद केजरीवाल का। कल हमने बात रखी थी, सुना था कि केजरीवाल की ज़मानत हो गई है लोअर कोर्ट से, और दिन में हमने जब देखा तो हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। और वो रोक के पीछे क्या कारण है ये मेरी समझ से बाहर है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये गूंज रहा है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के जरिए ज़बरदस्ती जेल में रोका गया है कि ईडी हाई कोर्ट जाकर के अपनी बात कहे। और वो आज चूँकि शुक्रवार है, आगे 2 दिन की छुट्टी है, कोर्ट बंद रहेंगी, तो 2-3 दिन बाद अरविंद केजरीवाल के बारे में फिर बहस होगी और फिर मामला जब एक बार लटक जाता है तो फिर बहुत लंबा जाता है, आप जानते हैं। लेकिन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का जो मैं समझता हूँ षड्यंत्र है वो सामने आ रहा है, क्योंकि ईडी को संचालित कौन कर रहा है? ईडी खुद में तो संचालित नहीं हो रही है। ईडी को संचालित करने के लिए वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, और वित्त मंत्रालय इसके अंडर में आप जानते हो नरेंद्र मोदी के अंडर में है, अमित शाह के अंडर में है। सारी चीज़ें वो जब कहते हैं वही काम होता है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि ये जो कहानियाँ बन रही हैं, तैयार हो रही हैं, इसको कहीं ना कहीं से अरविंद केजरीवाल के बाहर आ चुके। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं कि वो सब बातों को कहते हैं और दिल्ली में बैठकर बोलते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो दिल्ली की जो खबर होती है नेशनल मीडिया पे दिखाई जाती है, चाहे वो कैसी भी हो, कुछ भी हो, ख़राब हो, अच्छी हो, वो लेकिन वो जाति पूरे देश में है। चाहे भारतीय सरकार के पक्ष में हो, चाहे केजरीवाल के विरोध में हो, चाहे राहुल गांधी के विरोध में हो, लेकिन वो खबर जाती है पूरे देश में। जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो चैनल सुने जाते हैं घरों में, वहाँ तक जाती है। तो इसलिए ये कहानी ऐसे ही नहीं है, कोई ना कोई राज है इसके पीछे। अब बात आती है कि बार बार ये जो योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात थी, ये भी मामला अभी शायद टाटा फिस होने जा रहा है, क्योंकि योगी को जो मुलाकातें, 2 मुलाकातें पर्दे के पीछे हुई हैं योगी और सरसंघ चालक के बीच में, इनके बाद जो भारत सरकार के जो 2 सिपहसालार हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो ढीले पड़ गए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि योगी के ऊपर आरएसएस चीफ का हाथ है। आरएसएस चीफ नहीं चाहते, मैं आपको बता दूं, कि अब कोई ऐसा व्यक्ति आए जो मोदी की कठपुतली बन के भारतीय जनता पार्टी को चलाए। मैं आपको बता दूं एक चीज़ नई, मैं जो शायद किसी ने नहीं आपको बताई होगी, जो
शिवराज सिंह चौहान हैं, उनका नंबर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए गूंज रहा था। भीतर सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन मोदी ने बड़े ही चालाकी से उनको एक महत्वपूर्ण पद दे दिया, मंत्रालय दे दिया, कृषि मंत्रालय, शपथ ग्रहण करा दी। उनको केवल खुला नहीं छोड़ा। यदि खुला छोड़ा होता तो मैं समझता हूँ शिवराज सिंह चौहान से बढ़िया कोई अध्यक्ष नहीं होता, और वो नैतिक रूप से पार्टी का काम करते, जहाँ तक अंदर की बात है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। नितिन गडकरी, देखिए आरएसएस तो मालूम नहीं कहाँ से ढूंढ लाएगी। आपको मालूम है राष्ट्रपति कौन है? कौन जानता था इनको, राष्ट्रपति महोदया को? लेकिन वो लेके आए। पहले वाले राष्ट्रपति थे, वो कहाँ से, कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? कोई नहीं, कानपुर देहात के मात्र सांसद थे, उनको ला करके इधर बैठा दिया। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के अंदर कि वो भीतर से कार्यकर्ता को निकाल के लाती हैं। लेकिन ऐसा कार्यकर्ता होना चाहिए जो पार्टी की छवि को बरकरार रखे और निर्णय लेने में वो पूरा तरह से सक्षम हो। शिवराज सिंह चौहान जो निर्णय लेते, शायद मैं समझता हूँ वो मोदी से असहमत होकर के, चूँकि पावर जब आ जाती है तो वो फिर सहमति असहमति सारी चीज़ें एक बगल हो जाती हैं। वो निर्णय लेने की क्षमता पार्टी अध्यक्ष के अंदर होती है। वो शायद नरेंद्र मोदी की बात नहीं सुनते, अमित शाह की बात नहीं सुनते। तो इस वजह से उन्होंने ये काम किया कि उनको पहले से पहले ही कृषि मंत्रालय में भेज दिया और वो अपना काम भी शुरू कर दिया उन्होंने, जो भी है। अब किसको ढूंढ कर लाएंगे अध्यक्ष पद के लिए, ये सारी चीज़ें, 2-3 चीज़ें हैं, कसमकस चल रही है। लोकसभा स्पीकर कौन हो और पार्टी का अध्यक्ष कौन हो। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर लिखें, बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अच्छा लगता है, आप एक सब्सक्रिप्शन आपका मिलता है तो उनको बहुत ही ताकत मिलती है इससे। आपका पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन ये लगता है कि हमारी पत्रकारिता को आप लोग पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरपी सिंह यादव।